हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको रीजनिंग की क्लास और इसकी क्या बोलते हैं स्ट्रीम की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो वो भी जल्द जल्द से जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए जो आप लोग बने रहिएगा क्लास के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें जाके वहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप हमसे कुछ पूछना कर बात करना चाहते हैं, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है। और जो क्लास का पीडीएफ होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा साथ ही। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, एक एक क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। तो आपका राइट आंसर हो सकती हो मौर्य, ठीक है। जो आपका ए विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर है। प्राचीनतम राजवंश इन चारों में से आपका मौर्य है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर प्रश्न, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा स्थान। पहले पे आपका चीन आता है, दूसरे पे आपका भारत आता है, ठीक है। तो चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में आपका दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राज्य दिया गया है और नृत्य दिया गया है। तो बिहू असम का दिया गया है, ठीक, सही है। पोंगल तमिलनाडु का भी सही है। वैसाखी पंजाब का है। लेकिन ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, बिहू असम का, पोंगल तमिलनाडु का और वैसाखी पंजाब का, ओणम आपका आंध्र प्रदेश के साथ जो सुमेलित दिया गया है सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न क्या देगा, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी, बताइए। सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका ए विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। सुगौली की संधि आपकी 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर क्या होगा, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा, बताइए। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व आपका जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर, कोलकाता में, रामेश्वर में, चेन्नई में या कोची में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो साथियों रामेश्वरम में। जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक। क्लियर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका रामेश्वर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को जो है प्रतिनिधित्व
न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को, ठीक है, दो व्यक्तियों को क्या प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्लियर है सभी को इसके बाद? तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी आपका एक करंट अफेयर का अभी आपको एक करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है बता देता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व क्या थे? प्रधानमंत्री थे। दो बार जो है ट्वाइस हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जो है कल रात को निधन हो गया, यानी कि डेट याद रखिएगा कितने तारीख को? 26/12/2024 में इनका जो है निधन हुआ है। ये जो है दो बार हमारे पीएम रह चुके हैं, एक बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये बात याद रखिएगा, इनका जो निधन हुआ है 26/12/2024 को हुआ है। ठीक, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, अंतिम से पहले, यानी कि अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अंतिम जो है महावीर स्वामी थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर जो थे आपके महावीर स्वामी थे। तो 23वें तीर्थंकर की बात करें तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जैन मतानुसार उनके अंतिम यानी कि 24वें से पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी? बताइए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सांख्य दर्शन, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली आपकी सांख्य दर्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसमें आपकी तमिल जो है एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार की, इंडोनेशिया की, मॉरिशस की या सिंगापुर की? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों सिंगापुर की। ठीक है, सिंगापुर की जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, सिंगापुर देश की जो तमिल है आपकी एक प्रमुख भाषा है, इतना याद रखेंगे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्णय का श्रेय किसको जाता है? बताइए। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्णय का जो श्रेय है किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को या राष्ट्रकूटों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रकूटों को, जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है राष्ट्रकूटों को जाता है, यानी कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर स्थित है इसका निर्माण आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया था, किया था या करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? बताइए। भुगतान संतुलन के विपरीत, ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो इसका सही उत्तर आपका होगा साथियों अवमूल्यन, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन जो है स्थिति सुधारने में सहायक होगा। क्लियर है? तो जो आपका बी ऑप्शन देगा 12 पे आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर प्रश्न। क्या देगा? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बताइए। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून को तोड़ा था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों 385 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 385 किलोमीटर दूरी तय कर जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा में नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 13 नंबर प्रश्न। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? बताइए। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि, ठीक है, दोनों ही जो है किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जहांगीर की, जो आपका
पीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। मेवाड़ का युद्ध, ठीक है, मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़गढ़ की संधि जो है जहांगीर के शासनकाल की क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। गांधी जी ने जो है किस कानून को काला कानून कहा था? बताइए, गांधी जी ने जो है किस कानून को जो है काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर हो सकते हो रॉलेट एक्ट को, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने क्या कहा था? तो काला कानून कहा था, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनको और भी क्या कहा जाता है? तो इनको जो है द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय आपके थे दादा भाई नौरोजी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी क्या कहलाती? चलिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर, ठीक है, भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। जो आपका बीएल विकल्प देगा साथियों आपका अटेंशन होगा, ठीक है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी आपकी कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर है। बीटी बीज का संबंध किससे है? बताइए, बीटी बीज का संबंध किससे? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? तो देखिए, बीटी बीज का संबंध आपका देखा जाएगा कपास से हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बीटी बीज का संबंध आपका कपास से है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए, बीटी बीज का संबंध आपका कपास से, यानी कि कपास की क्या है, एक प्रजाति है बीटी बीज, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 19वां प्रश्न है। पूछा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पर? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, पेरिस में, विनिया में, वाशिंगटन में? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय आपका वियना में है, तो जो आपका सीएल ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए, रेशा फसलें जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशा फसलें की बात की जाएगी तो रेशा फसलें जो यहाँ पे देखिए कपास, सन, जूट, ये सभी आपकी रेशा फसलें हैं, तो जो आपका सील अभी कब देगा 20 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। रेशा फसलें आपकी कपास, सन, जूट है। चलिए हो गया, तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किससे से? बताइए, पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पवन वेग की अगर बात की जाए तो पवन वेग आपका संबंधित है साथियों दाब प्रवणता से, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पवन वेग आपका संबंधित है दाब प्रवणता से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 22 नंबर। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, इसके बारे में अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है। किसके द्वारा जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो है नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्या, मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है सभी को। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए हम क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन है आपका 23 नंबर प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को जो है कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो
35 वर्ष जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को जो है कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष की। जो आपका सील विकल्प देगा 23 पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर है, किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक जो है अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है। यह किसका कथन है साथियों? तो यह कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा। अरस्तु का, ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, यह जो कथन है किसका है? तो अरस्तु का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर और अनुपस्थित रहेगा कितने दिनों तक, बताइए। संसद का जो सदस्य अपनी संसद की जो सदस्यता है गवा देगा यदि लगातार वह कितने सत्रों तक निरंतर अनुपस्थित रहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 60 दिनों तक। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संसद सदस्य जो है संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितना, तो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा। तो ठीक क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आज की क्लास है जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लासेस साथियों अच्छी लगी है। बाकी अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा क्वेरी होगा हमें नीचे पूछ लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।